बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी गाइस। कल हमने लेक्चर स्टार्ट किया था अपना चैप्टर एंजाइम्स पे, जिसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था, स्ट्रक्चर बता दिया था, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स बता दिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए थे। आज जो हम टॉपिक करेंगे इट इज़ मैकेनिज़म्स ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज़्म ऑफ enzyme action. Enzyme must be bind their substrate before they can catalyze and chemical action. Enzymes, जैसे कल आपको मैंने बताया था कि enzymes और substrate मिलके enzyme substrates बनाते हैं। सेम इसी तरह enzymes जो हैं वो जब तक अपने substrate के साथ bind नहीं होते तो catalytic activities नहीं होती। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम 2 मॉडल्स पढ़ेंगे, जिसमें हम एंजाइम्स मैकेनिज़्म एक्शन देखेंगे कि एंजाइम्स अपना एक्शन किस मैकेनिज़्म से परफॉर्म करते हैं। इसके 2 मेथड्स हैं। जो इसका फर्स्ट मेथड है इट इज़ कॉल्ड एज लॉक एंड की मॉडल, और इसका जो सेकंड प्रोसेस है वो है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है कि लॉक एंड की मॉडल एज अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, लॉक का मतलब क्या होता है? ताला, ठीक है, एंड की जो कि इसमें आके एडजस्ट हो जाती है। दिस इज लॉक एंड की। दिस इज द मॉडल and it is developed by journal chemist Emil Fischer in 1894। ठीक है, 1894 में जो एक केमिस्ट थे जिनका नाम था एमिल फिशर, उन्होंने इस लॉक और की मॉडल को डिमॉन्स्ट्रेट किया था। The specific action of the enzyme with a single substrate can be explained using a lock and key analogy। जो स्पेसिफिक एक्शन है कि एंजाइम्स किस तरह से सबस्ट्रेट के अंदर जाके अटैच हो जाते हैं या बाइंड हो जाते हैं, उसे इन्होंने लॉक एंड की मॉडल के रेफरेंस से एक्सप्लेन किया है। जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी लास्ट लेक्चर में कि इस तरह से ये एंजाइम्स और ये सबस्ट्रेट आपस में आके यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं। ये आपका सबस्ट्रेट था और ये आपका एंजाइम था, और जैसे ये यहाँ पर आकर बाइंड होते हैं तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट बन जाते हैं। इन द सेम वे की एंड लॉक मॉडल ने भी इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। इन्होंने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया कि किस तरीके से एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट के अंदर आके लॉक हो जाते हैं और फिर अपना एंजाइमेटिक मैकेनिज्म या फंक्शन वर्कआउट करते हैं। In this analogy, he look in the enzymes. He lock is the enzyme and the key is the substrate. यहाँ पर demonstration में इन्होंने क्या बताया कि लॉक जो है वो यहाँ पे एज अ एंजाइम काम कर रहा है और की जो है वो यहाँ पे एज अ सबस्ट्रेट काम कर रही है। जैसे ये लॉक और ये सबस्ट्रेट क्या है जनाब? की। लॉक एंड की। Only correctly sized key that is substrate fits into the keyhole, which is active site of lock that the enzyme। अब आपको ये पता है कि हमारे घर में 5 रूम्स हैं और 5 रूम्स की डिफरेंट कीज़ हैं, डिफरेंट लॉक्स की डिफरेंट कीज़ हैं। रूम नंबर 1 की रूम नंबर 2 में नहीं लगेगी, रूम नंबर 2 की लॉक की रूम नंबर 3 में नहीं लगेगी। इट मीन्स हर लॉक के लिए उसकी एक स्पेसिफिक की होती है जिससे उसे ओपन किया जाता है। इन द सेम वे हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा जो उस एंजाइम में एंटर होके उसे बाइंड करेगा, लॉक करेगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर यही एक्सप्लेन किया है कि ओनली द करेक्टली साइज की, सिर्फ वो साइज ऑफ की जो बिल्कुल करेक्ट होगी, साइज ऑफ की जो बिल्कुल करेक्ट होगी वही जाके अपने एंजाइम्स में बाइंडिंग करेगी। ठीक है,
द सेम एंजाइम कैन बी यूज टू कैटेलाइज 100 ऑफ सेम सबस्ट्रेट्स। यही एंजाइम्स जो हैं ये 100 टाइम्स जो है अपने सबस्ट्रेट में जाके कैटेलाइज करते हैं, उससे जाके कैटेलाइज करते हैं। द एंजाइम वर्क ऑन दिस मैकेनिज्म आर कॉल्ड नॉन रेगुलेटिंग एंजाइम्स। द सेम एंजाइम कैन बी यूज टू कैटेलाइट 100 ऑफ सेम सबस्ट्रेट्स। एक एंजाइम जिसमें सेम सबस्ट्रेट्स होंगे वो 100 ऑफ सबस्ट्रेट्स को कैटेलाइज कर सकता है। ठीक है, ये एंड देन उन्होंने ये कहा कि इस मैकेनिज्म को हम नॉन रेगुलेटिंग मैकेनिज्म कहते हैं। दिस मैकेनिज्म in which an enzyme can catalyze the substrates of same category और same size। अब same size की अगर एक ही लॉग की कोई 12 कीज होंगी तो वो 12 कीज उस लॉग को ओपन कर सकती हैं। इन द सेम वे एक ही लॉग में इतनी सेम कीज आके एंजाइमेटिक एक्शन कर सकती हैं, उसे एंजाइम उसे कैटेलाइज कर सकता है अगर उसका साइज जो है वो प्रॉपर है। ठीक है, और इस प्रॉपर पूरे एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि ये जितने सबस्ट्रेट बनते हैं उसे हम कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। इसमें जो एंजाइम्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स, जिसमें एग्जाम्पल आती है लाइपेज एंड एमाइलेज। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएंगे लाइपेज एंड एमाइलेज। तो अभी आपको मैंने बताया मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जब होता है तो इट इज अकॉर्डिंग टू द टू मेथड्स। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज लॉक एंड की मैकेनिज्म एंड द अदर इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। The first is called as lock and key model, which according to its name is specify that any kind of lock or any kind of key. In our last lecture, we saw the enzyme of this substrate, the enzyme of any substance can bind with the substrate which is according to its size and shape. So here we said that when a lock have enzyme, like lock acts as an enzyme and the key acts as a substrate. So the key of the same size can catalyze enzymes of the same enzymes can catalyze the substrates of the same size, and this is called as the non-regulating enzymes. It is called as non-regulating enzymes, and the examples of these non-regulating enzymes are lipase and amylase. I think आपको समझ आ गया होगा. The next one is induced fit hypothesis. First of all, what is the meaning of hypothesis? मफरूज़ा. Hypothesis means मफरूज़ा, जो हम सोचते हैं, यानी कि हम ये सोच रहे हैं कि क्या ये की इस लॉक में जाके लग जाएगी, या हमारा एक जैसे हाइपोथेसिस था मलेरियल पैरासाइट का कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो ये उसका एक हाइपोथेसिस था, ये उसकी एक सोच थी। जो हाइपोथेसिस या एजम्पशंस या मफरूज़ात होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और फिर जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि वेदर दिस हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट और वेदर इट इज़ अ रॉन्ग। तो जब इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस दिया गया, और इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के अंदर इंड्यूस्ड हो जाना, मुकम्मल तौर पर उसके अंदर चले जाना। तो इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस क्या है? इन 1958 डैनियल कॉशलैंड सजेस्टेड अ मॉडिफिकेशन टू द लॉक एंड की मॉडल। इन्होंने क्या किया, जैसे उसने 1894 में की एंड लॉक मॉडल दिया, तो इन्होंने जो है 1958 में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया, उसको मॉडिफाइड करके दिया।
लॉक और की मॉडल की मॉडिफिकेशन की और देन उन्होंने दिया इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। मॉडिफिकेशन मीन्स ये होता है कि अपने एरा में जब एक साइंटिस्ट काम करता है और उसकी बेस पर नए आने वाले रिसर्चर्स और रिसर्च करते हैं और उसको मोर मॉडिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एरा, तो उसने अपने एरा में इसे मॉडिफाइड किया। अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या बात की इसने कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, एक्टिव साइट वो फ्लेक्सिबल है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि ये बात इन्होंने क्यों की। एक्टिव साइट कौन सी होती है? जहाँ पर सारा कैटालाइटिक एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। तो एक्टिव साइट इसकी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मीन्स कि वो कहीं पर भी मुड़ सकती है, इजीली फ्लेक्सिबल। एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स आर इन एन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, और एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। टू बिकम एक्टिव एंजाइम मस्ट अंडरगो स्लाइट कंफर्मेशंस चेंजेस टू द स्ट्रक्चर टू एक्यूमुलेट द सबस्ट्रेट। अब कहते हैं कि यहाँ पर एंजाइम्स जो हैं वो इतने एक्टिव नहीं है, ठीक है, और उनको एक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको एक्टिव होने के लिए कुछ डिफरेंट कन्फर्मेशन करनी पड़ेगी और कुछ चेंजेस लाके अपने आप को डिफरेंट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है? अ सुइटेबल एनालॉगी वुड बी दैट ऑफ हैंड एंड ग्लव। अब हैंड क्या है? इट इज़ एन एक्टिव साइट, ठीक है, एंड द ग्लव, सॉरी, हैंड इज एन एंजाइम, ठीक है, और जो आपका ग्लव है इट इज़ एन एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट इज़ अ फ्लेक्सिबल। एंजाइम जब एक्टिव साइट के अंदर जाता है, हैंड जब हमारे ग्लव के अंदर जाता है, तो वो अपने आप को ग्लव की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से एडजस्ट कर लेता है। जैसे ये हमारा हैंड है, ठीक है, और ये ग्लव है। जब ये हैंड इस ग्लव के अंदर जाता है तो इसके जो फिंगर्स होती हैं ये इसमें जाके इस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, और जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है ये अपने आप को फ्लेक्सिबल करके, उसे फ्लेक्सिबल करके ग्लव के अंदर कंप्लीटली चला जाता है। तो इन द सेम वे इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस क्या था कि जब भी कोई इनएक्टिव साइट होगी और उस इनएक्टिव साइट में एंजाइम्स को एक्टिवेशन में लाने के लिए थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी और चेंजेस करके फिर वो जो है इंड्यूस्ड हो जाएंगे टू देयर substrates. The hand corresponds to the substrate at gloves and enzymes is the shape of interaction of the hand. Enzymes which follow the induced fit mechanism are called regulatory enzymes. इन्हें हमने क्या कहा था? Non-regulatory. Now the induced fit model, here the enzymes are called as regulatory enzymes. It is also called as allostric enzymes. Allostric enzymes. Example hexokinases. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है हेक्सोकाइनेसिस। हेक्सो मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, 6। तो 6 काइनेसिस बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो डायग्राम्स आपको दी गई हैं थोड़ा सा हम उन पर बात करते हैं। पहले आप देख लें फिशर मॉडल, उसमें आपने ऊपर देखा एंजाइम है विच इज़ लॉक, सबस्ट्रेट है विच इज़ की, और की एंड लॉक कम्प्लेक्स हो गए। इन द सेम वे जैसे वो सबस्ट्रेट था वो उसकी एक्टिव साइट थी, एंजाइम्स वहाँ पे जाके उसमें फिट हो गए, ठीक है। ये आपका फिशर मॉडल है, मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया। एंड देन इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, इसमें आप देख लें जो आपके एंजाइम्स हैं वो इन द सेम वे अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। जो आपके क्या कहते हैं इसको सबस्ट्रेट्स हैं वो उसमें आके एज ए फिट हो गए हैं और वो खुद ब खुद वहाँ से निकल भी सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा जिसमें आपने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस देखे हैं। जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो मैकेनिज्म के साथ साथ इसमें एंजाइम्स में कुछ काइंड ऑफ चेंजेस भी आती हैं विच डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स ऑन विच द एंजाइम्स वर्क्स।
वो डिपेंड करता है उन फैक्टर्स पर जिसमें एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं। अब फैक्टर्स क्या हैं? लाइक हम अगर यहाँ पर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? एयर। एयर इज अ फैक्टर। जब हम कहीं ऐसी जगह पे सराउंडिंग्स में बैठे हुए हैं अराउंड विच देयर आर टेम्परेचर, देयर आर लाइट, देयर इज हीट, दीज ऑल आर कॉल्ड एज द फैक्टर्स। तो फैक्टर्स जो हैं दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हेयर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शंस। Factors affecting the rate of enzyme actions. The activities of enzymes is affected by the following factors. So, what are the activities of the enzymes? अभी मैंने आपको जैसे बताया कि activity of the enzymes क्या होंगे कि enzymes जो है वो किस तरीके से react करते हैं to the substrate. Active site में जाते हैं, वहाँ पे जाके वो इंडक्शन करते हैं अपनी एंड ऑल दिस। अब इस सब के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि देयर मस्ट बी द फैक्टर्स। तो द फर्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर। आप थोड़े से प्रीवियस लेक्चर पर जाएं, मैंने टेम्परेचर के बारे में आपको कुछ बातें बताई थी रिगार्डिंग एंजाइम्स। एंजाइम्स के रिगार्डिंग मैंने टेम्परेचर के बारे में आपको कुछ बातें बताई थी। क्या बताई थी कि जब एंजाइम्स जो है वर्कआउट करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो एंजाइम्स में जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो एंजाइम एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। जैसे जब इंसान को फीवर होता है, ये टेम्परेचर होता है, बुखार होता है, तो उसमें हम उसकी जब बॉडी टेम्परेचर देखते हैं तो इट इज़ वेरी हाई एंड अकॉर्डिंग टू दैट बॉडी टेम्परेचर द एंजाइम एक्शंस गेट स्लो। इसीलिए जब बंदा बीमार होता है तो उसकी एक्टिविटीज़ थोड़ी कम हो जाती हैं एज कम्पेयर टू द हेल्दी पर्सन। अब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं कि हाउ दिस टेम्परेचर अफेक्ट्स द एंजाइम एक्शंस। एंजाइम के होने वाले एक्शंस को ये टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। Heat increases molecular motion as the temperature rises from zero reaction molecules of the substrate and enzyme will get more and more kinetic energy. बताया आपको कि जब enzymes workout कर रहे होते हैं तो they are in a fast motion. The motion of the body is directly related with the kinetic energy. Physics के students बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। तो जब टेम्परेचर होगा हाई एंजाइम्स का तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, इनका मोशन फास्ट होगा, ठीक है। दिस इंक्रीज द चेंज ऑफ द सक्सेसफुल कोलिजन एंड सो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन मीन्स टकराव। दो चीज़ें जब आपस में आके टकराती हैं और तो वो कोलाइड करती हैं, ठीक है। तो इस टकराव को हम क्या कहते हैं? कोलिजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम में सबसे पहला फैक्टर हमने आपको बताया टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है कि जब मोशन ऑफ द बॉडी होती है और मोशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द काइनेटिक एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी हाई होती है एंजाइम की तो इनके दरमियान का मोशन फास्ट होता है। जब इनका मोशन फास्ट होता है तो इनमें होता है कोलिजन। कोलिजन क्या होता है? जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में आके टकराते हैं तो दे हैव द कोलिजन्स। वेदर फिजिक्स में तो हम पढ़ते हैं कि वेदर दे मे कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे से टकराते हैं, या फिर दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे कोई वॉल्स नहीं है क्योंकि एंजाइम फंक्शंस हो रहे हैं। तो हम सिर्फ आपको एक काइनेटिक एनर्जी का एक आपको लिटिल बिट हिंट दे रहे हैं। तो रिएक्शन रेट इंक्रीज करता है। फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी डबल्स अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट कि जब इसका टेम्परेचर एंजाइम्स का 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है
जब इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तेज होने लगता है, एंड द टेम्परेचर द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज विल बी डबल। और जो एंजाइम की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लाइक पहले जो मोशन हो रहा था उससे फास्ट मोशन शुरू हो गया, एंड देन इट विल मेक द कोलिजन्स, एंड व्हेन इट मेक द कोलिजन्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड the rate of reaction approximately या it doubles the rate of the reaction। अगर हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इन दिस ग्राफ हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी आपको ग्राफ के ज़रिए ही एक्सप्लेन किया है। एक तरफ इन्होंने ली है रिएक्शन वेलोसिटी और एक तरफ इन्होंने बात की है टेम्परेचर की। मार्कर का कलर चेंज करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये इन्होंने ली है वेलोसिटी और यहाँ पर इन्होंने लिया है रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और you can say 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। इन्होंने तो खैर 45 तक लिया हुआ है, लेकिन हम आपको इसमें ग्राफ को एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पर 10 डिग्री पर आपका टेम्परेचर पहुँचता है तो रिएक्शन वेलोसिटी जो आपकी होती है, दिस इज कॉल्ड एज द रिएक्शन वेलोसिटी। तो रिएक्शन वेलोसिटी भी यहाँ से इंक्रीज करती है। फिर आपका टेम्परेचर 10 से अबव आना स्टार्ट हो जाता है, और जब इसकी रेंज यहाँ पर आप 30 और 40 करें तो आपको थोड़ा ज़्यादा होगा, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 तक, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपका टेम्परेचर आता है फ्रॉम 10 डिग्री से इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, और यहाँ जब ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचता है तो यहाँ से ये टेम्परेचर अब फॉल होना स्टार्ट होता है, बिकॉज 37 डिग्री को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। 37 degree centigrade is called as the optimum level or optimum temperature. There is a specific temperature at which an enzyme catalytic activity is faster, and this is known as the optimum temperature या optimum level। optimum level पे जब आपका रिएक्शन वेलोसिटी यहाँ तक आती है तो यहाँ पर रिएक्शन रेट जो है ये फास्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ये वाला कोलिजन जो मैंने आपको बताया वो कोलिजन तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम फ्रॉम ह्यूमन इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यही 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो मैंने आपको लिखा, ये वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडीज का होता है, जिसके बाद अगर 37 डिग्री पर भी एंजाइम्स फास्टली रिएक्ट करते जाएं तो इनका टेम्परेचर जो है वो यहाँ से और फास्ट होके डबल हो जाता है। आफ्टर दिस पॉइंट द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी विल डिक्रीज टू 45 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 37 पे पहुंचता है तो यहाँ से टेम्परेचर मैंने आपको बताया गिरना शुरू हो जाता है, तो 45 डिग्री पर आके आपका टेम्परेचर जो है वो रुक जाता है, एंड स्टिल अगर होता रहे तो एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो जाता है, यानी इससे ज़्यादा जगह आपके बॉडी का टेम्परेचर होगा तो एंजाइम्स काम करना छोड़ देंगे। बीइंग साइड विल डीनेच्योर द टेम्परेचर। और यहाँ पर जैसे एक पॉइंट मैंने आपको कल बताया था कि डीनेच्योर क्या होता है कि वो नेचर ऑफ द एंजाइम्स को ही खत्म कर देता है। तो यहाँ पर जब 37 पर ऑप्टिमम पर पहुँचेगा उसके बाद नीचे गिरना शुरू होगा तो 45 डिग्री पर आके वो डीनेच्योर हो जाएगा। Some bacteria live in the hot springs, so optimum temperature for their enzymes is more than 37 डिग्री। बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो अगर 37 डिग्री टेम्परेचर हम बैक्टीरिया के लिए रखते हैं सूटेबल, अगर इससे मोर होता है तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ द एंजाइम्स अगर ज़्यादा हो जाता है तो बैक्टीरिया कैन सर्वाइव, ठीक है। सच एंजाइम्स हैव बीन यूज्ड इन द बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स। इस किस्म के फास्ट एंजाइम्स वॉशिंग पाउडर में होते हैं, इसीलिए जब हम कपड़े वगैरह वॉश करते हैं तो हम उन्हें ठंडे पानी में नहीं मिलाते, क्योंकि ठंडे पानी में जब भी आप देखें अगर झाग बनाते हैं आप सर्फ की
तो वो ठंडे पानी में इतनी झाग नहीं बनती जितना वो गर्म पानी में अपने एक्टिविटीज़ को, एक्शंस को शो करवाता है। तो जैसे आप पानी को लूप वाटर में डालते हो तो पानी जो है वो अच्छे तरीके से झाग बनाता है और वो मोर क्लियरली जो है वो कपड़ों को वॉश करता है एज कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर, बिकॉज उस टाइम पर जो सर्फ के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं या वॉशिंग पाउडर के अंदर जो एंजाइम मौजूद होते हैं वो हॉट टेम्परेचर में ज़्यादा एक्ट करना स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर अपने टेम्परेचर को वो स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ तक स्टिल हेयर वी हैव आवर टू टॉपिक्स टुडे। वन इज़ द मैकेनिज्म फॉर एंजाइम्स, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एंड देन फैक्टर्स में मैंने आपको अभी तक सिर्फ एक फैक्टर समझाया है, दैट इज़ द टेम्परेचर। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज़ द pH ऑफ द टेम्परेचर, एंजाइम कंसनट्रेशंस, देन एंजाइम इनहिबिटर्स। हम अभी इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। टिल दैट थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।